चलिए दोस्तों, सो आई थिंक नाउ स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे टॉपर की कॉपी देखते हैं एंड यहाँ पे आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी देखते हैं एंड क्वेश्चन क्या है इसको देखते हो। देखिए, मैं आपको फिर बताऊंगा, एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा। आप खुद बोलोगे कि सर हाँ यार, थोड़ा बहुत फेक भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपके सामने, डोंट वरी, हिंदी वर्जन ही दिखाऊंगा आपको। ये रहा हिंदी वर्जन। ठीक है, टेंशन ना ले, आप सबके लिए हिंदी वर्जन है। आप बस क्वेश्चन पढ़ लो। हिंदी मीडियम की टॉपर कॉपी यही है। तो ये रहा आदित्य श्रीवास्तव का ये जो आंसर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टेंशन मत लो, हमारे पास आदित्य श्रीवास्तव का ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये उन्हीं का है, मैंने कन्वर्ट करके लाया हूं। ठीक है, तुम पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सांची स्तूप के ऐतिहासिक और स्थापत्य कला संबंधी महत्व का विवरण कीजिए। साथ ही चर्चा कीजिए कि इसने भारत के भविष्य की स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर को किस तरीके से प्रकार से प्रेरित किया है। ये चीज बतानी है 150 शब्द में। यानी सांची स्तूप का क्या बताना आपको? हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस एंड स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस बताना है ना, क्या है। एंड उसके बाद क्या है कि ये बताना है कि आज के प्राचीन इसने मतलब आगे किस तरीके से प्रेरित किया है, किस प्रकार से इसने आगे की जो स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, फ्यूचर आर्किटेक्चर, उसको कैसे इंस्पायर किया है, यानी उसको कैसे प्रेरित किया है। तो तीन देखिए माइक्रो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाने हैं। तीन भाग में ये क्वेश्चन टूटेगा, छोटे छोटे लघु क्वेश्चन। यानी पहले ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऐतिहासिक महत्व। दूसरा स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चरल महत्व। और तीसरा कि आज आगे के जनरेशन को कैसे इसने प्रेरित किया है। तीन माइक्रो क्वेश्चन और हर एक में चार चार पांच पांच पॉइंट लिखोगे। ठीक है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में 15 पॉइंट लिख लो। अब देखो यहाँ पे गलतियां टॉपर से होती हैं। टॉपर भी देखो गलत डेटा लिखता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब इसने इंट्रोडक्शन दे दिया और देखिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में क्या लिखा है कि ये बनाया किसने गुप्ता पीरियड में। अब आप मुझे बताइए, क्या सांची स्तूप, क्या सांची स्तूप गुप्ता पीरियड का है? ठीक है, जो हमने पढ़ा है सांची स्तूप कब का बना हुआ है? वो तो मौर्य के टाइम्स का है ना। ठीक है, अशोक, यस, मौर्य के टाइम का है। तो देखो इसने यहाँ पे गलत लिखा है और काफी जगह पे इसने ये चीज फेक करी है ना। अब चलिए देखते हैं इसने कैसे आंसर लिखा है। तो ये रहा इसका आंसर। ये इसी का आंसर है। ठीक है, मैंने जो गलतियां थी देखो मैंने सही कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया? ठीक, आपने सिंपल सा एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया कि सांची स्तूप कहां पे, मध्य प्रदेश में स्थित भारत का एक सर्वाधिक संरक्षित बौद्ध स्तूप है ना। ये चीज आपने यहाँ पे बता दी। ठीक है, एंड चाहो तो आप और भी बता सकते हो कि यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ना। दी हाईएस्ट यू कैन से सिग्निफिकेंस, इस तरीके का एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बता दिया। बस छोटा सा इंट्रोडक्शन, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। हाँ है ना, सिंपल, मध्य प्रदेश में स्थित बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं भारतीय स्थापत्य कला यानी इंडियन आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आपने ये चीज बता दी। ठीक, उत्कृष्ट उदाहरण लिख दो या सर्वश्रेष्ठ लिख दो या कुछ भी लिख दो। ठीक, ये चीज आपने बता दी। छोटा इंट्रो, बेस्ट इंट्रो कौन सा है सर? जो सबसे छोटा है। जितना टाइम यहां बर्बाद करोगे उतना टाइम, जितना लंबा यहां लिखोगे उतना ही कंटेंट कम होगा। ये चीज ध्यान रखना है ना, बस। ठीक है, तो बुद्धिज्म एंड आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को तोड़ना है कि भैया सांची स्तूप का ऐतिहासिक महत्व यानी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताओ। तो देखिए हिस्ट्री कैसे पता चलती, हिस्ट्री की आपको यह बताना है। वहां से हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। बिल्कुल, सबसे पहले हमें वहां से क्या पता चलता है? उसकी डायनेस्टी अशोक, है ना, जो प्राचीन भारत का कला का उत्कृष्ट उदाहरण है ना। एंड आप, हालांकि यहाँ पे इसने कला लिख दिया, बट आप चाहते तो सबसे पहले आप वहां पे क्या लिख सकते हैं? आप वहां पे जो जो किंगडम है, जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो सबसे पहले वहां से हमें क्या पता चलता है? ठीक है, हमें इसके पता चलता है कि भैया अशोक एंड जो मौर्य है उसकी इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिलती है। तो ये चीज आप यहाँ पे बताओ। ठीक है, उसके बाद क्या है? हमें पता चलता है कि बाद में उसको जो शुंग एवं सातवाहन शासकों ने भी विस्तार किया।
तो हमें यहां से क्या पता चला, हमें यहां से विभिन्न किंगडम्स के बारे में पता चलता है, विभिन्न राज्यों विभिन्न राजवंशों के बारे में हमें यहां से पता चलता है। सबसे पहले आर्किटेक्ट हिस्ट्री यही है, हिस्ट्री में ये हाँ है ना, ठीक है, ये चीज बताओ। फिर हिस्ट्री में क्या है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि रॉयल पेट्रनेज, कि भैया कौन से राजकीय संरक्षण का प्रमाण है, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि क्योंकि वेदिका पे, ठीक है, वहां पे क्या है, ठीक है, वेदिका जो है वहां पे जो स्टोन वेदिका है, ठीक है, उस पे क्या लिखा हुआ है, उस पे तत्कालीन शासकों द्वारा जो बौद्ध धर्म है और जो वहां के जो वो है तत्कालीन शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के प्राप्त संरक्षण जो रॉयल पेट्रनेज है वहां, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप ये एग्जाम्पल बता सकते हो कि भैया हमें वहां से रॉयल पेट्रनेज और इन सब के बारे में पता चलता है ना, ये चीज है। फिर हमें यहाँ से ऐतिहासिक क्या है, हमें यहाँ से सबसे पहली बात किसके बारे में पता चलता है, बुद्धिज्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का एक उत्कर्ष का साक्ष्य है कि भैया बुद्धिज्म उस टाइम फ्लरिश कर रहा था, हाँ है ना। तो ये स्तूपा बताता है कि भैया उस टाइम समाज में कौन सा धर्म आप ऐसे कह सकते हो सबसे आप ऐसे कह सकते हो उत्कर्ष कर रहा था, है ना, कौन सा मतलब कौन सा फ्लरिश कर रहा था, तो बौद्ध धर्म। तो आपको यहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या है, रॉयल पेट्रनेज के बारे में पता चलता है। यहाँ से क्या आपको जो वेरियस डायनेस्टी है, ठीक है, उनका एक टाइमलाइन पता चलता है कि पहले अशोक आए, उसके बाद शुंग आए, उसके बाद शुंग आए, उसके बाद शासक आए, उसके बाद सॉरी सातवाहन आए। ये चीज आपको बतानी है। सो डायनेस्टी का यह क्या है आपने, अब देखो ये हेडिंग कायदे से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आर्टिस्टिक ब्रिलियंस गलत लिखा है। यहाँ पे आपको क्या बता रहे, क्योंकि ये हेडिंग तो इसने तो भाई वाली लिखी ना, इसने तो बेसिकली क्या लिखा कि आर्टिस्टिक ब्रिलियंस के बारे में बात किया, ठीक है, नहीं, आपको यहाँ पे डायनेस्टी के बारे में क्रोनोलॉजी लिखनी चाहिए थी, है ना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे गलत है हेडिंग, बड़ा समझो, ठीक है, क्योंकि हम तो टॉपर का देख रहे हैं ना, है ना, ठीक है। तो यहां से हमें जितने भी आपके राजवंश है उनका, विभिन्न राजवंशों का, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो क्रोनोलॉजी पता चलती है। ये चीज हम लोगों ने देख ली, ठीक है। तो 3 हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बता दी, ठीक। अब उसके बाद क्या है, 3 आप क्या बताओ आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस। और यहां पे आप ये पहला पॉइंट लिख सकते हो कि प्राचीन भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहां पे आप ये लिखा जा सकता है, क्योंकि अब वो पूछ रहा है स्थापत्य महत्व बताओ, आर्किटेक्चरल महत्व यानी आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस बताओ। तो आर्किटेक्चर क्या रिफ्लेक्ट करता है, हाँ ना। तो अब इसमें देखो बताया गया कि भैया बौद्ध धर्म जो बौद्ध दर्शन है बुद्धिज्म, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है ना, प्रतीकात्मक स्वरूप, है ना, जैसे अंडा, ठीक है, बुद्धा के शरीर को बताता है, ठीक है, मेरी जो है वो क्या है, उनके चरणों के प्रतीक माना जाता है। तो ये बताओ, ठीक है। फिर 3 ज्वेल का प्रतीक है, कैसे, जो स्तूप के ऊपर जो छत्र है ना, वो बुद्ध धर्म और संघ को क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करता है ना, ठीक है। तो 3 ज्वेल आप बता सकते हो, त्रिरत्न, 3 रत्न या फिर 3 ज्वेल का प्रतीक है, ठीक है। फिर जो प्रदक्षिणा पथ है ना, वो क्या बताता है, वो आपके, आप ऐसे कह सकते हो ध्यान का परंपरा, सॉरी ध्यान की परंपरा को दर्शाते हैं, है ना। तो आपने ये चीज बता दिया। श्रद्धालु की धार्मिक भावनाओं, श्रद्धालु की जो धार्मिक अनुष्ठानों यानी रिलीजियस रिचुअल, ठीक है, उसका आप ऐसे कह सकते हो मेडिटेशन की परंपरा को दर्शाते हैं, है ना। फिर हमने देखा है कि भैया उसके जो तोरान है, जो गेटवे है, तोरान, उस पे क्या करा गया है, उस पे, या फिर उसकी जो वेदिका है, जो बाउंड्री वॉल है, उस पे बहुत अच्छी कार्विंग करी गई है ना, उस पे बहुत अच्छी कार्विंग करी गई है, जटाका टेल्स है, जटाका कथाएं हैं, ठीक है। तो वो भी क्या बताती है, वो वहां की जो शिल्प कौशल है यानी क्राफ्ट्समैनशिप, उसका रिफ्लेक्ट करती है ना। तो बेसिकली उसकी जो आप ऐसे कह सकते हो ना, जो तोरान्स वगैरह पे जो आर्टिस्टिक ब्रिलियंस है ना, शिल्प कौशल यानी उस टाइम की जो शिल्प कौशल था वो बहुत अच्छी यानी उत्कृष्टता को क्या करता है, उसको प्रदर्शित करता है ना। तो वहां की दिस रिप्रेजेंट्स, ये यहां पे लिखना चाहिए था आर्टिस्टिक ब्रिलियंस, है ना, इसका ये वर्ड यहां पे आना चाहिए था, आर्टिस्टिक ब्रिलियंस वाली ये जो हेडिंग है ये आप कहां लिख सकते हो, ये एक्चुअली में, ठीक, यहां पे आनी चाहिए थी कि भैया वहां पे जो कार्विंग करी गई है वो वाकई देखने लायक है,
ठीक है। और ये आपका यहाँ पे क्या है, ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया आर्टिस्टिक ब्रिलियंस जो दिखाता है, ठीक है, उत्कृष्ट, ठीक है, क्या है, शिल्प कला, है ना। और वो कैसे पता चलता है, आप पुराण एवं वैदिक जो जो वेदिका है वहां पे जिस तरीके से आप ऐसे कह सकते हो जातक कथाएं लिखी गई हैं, जिस तरीके से जो आप ऐसे कह सकते हो मूर्ति कला है वहां पे, ठीक है ना, स्कल्पचर है इस तरीके से, तो क्या है, तो इस चीज को आप यहाँ पे डेफिनेटली बता सकते, है ना, ये चीज हमारी। अब कि भैया आगे के लिए भारतीय वास्तुकला का पे प्रभाव क्या पड़ा, फ्यूचर जो आर्किटेक्चर है उसको कैसे इंस्पायर किया, तो देखो ऐसा कहा जाता है, जैसे यहाँ पे एल बशाम ने लिखा है के अनुसार स्तूप के चारों ओर विकसित उद्यानों के जो गार्डन है उन्होंने आगे जाके चारबाग स्टाइल को प्रेरित किया। अब देखो बहुत सारे ना बच्चे बोलते हैं कि सर स्कॉलर लिख सकते हैं नहीं, अब हिस्ट्री ऑप्शनल जिसका है, ठीक है, तो वो ये हिस्ट्री ऑप्शनल का स्कॉलर है, बट अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे इन्होंने स्कॉलर लिखा है ना, ठीक है, ये इन्होंने स्कॉलर लिखा है कि एल बासम का मानना है कि जो गार्डन है स्तूप का, इन्होंने आगे जाके चारबाग स्टाइल को क्या करा है, प्रेरित किया है ना, तो ये लिखा जा सकता है, तो डरना नहीं है कि सर मैं स्कॉलर नहीं, नहीं आप बिंदास बिपिन चंद्रा लिख दो, है ना, तो एक दो स्कॉलर के नाम आप वैसे भी लिख सकते हो, है ना, रामचंद्र गुहा लिख दो, बिपिन चंद्रा लिख दो, है ना, तो ये चीज बोला गया, ठीक है, कि स्तूप के चारों ओर जो विकसित उद्यान है, ठीक है, उन्होंने आगे जाके क्या करा, चारबाग स्टाइल को प्रेरित किया, है ना, चारबाग शैली को प्रेरित करते। फिर जो तोरान है ना, तोरान जो गेटवे है, सांची के जो तोरान है, उन्होंने बाद में जाके जो मंदिर बने, है ना, जो बड़े बड़े स्मारक बने, वहां पे जो बड़े बड़े आप ऐसे कह सकते हो प्रवेश द्वार, उनको प्रेरित किया गया, है ना। अब जैसे विजयनगर किंगडम, विजयनगर के जो विजयनगर किंगडम में जो गेटवे थे, ह्यूज गेटवेज थे, है ना, ठीक है, राइट, आप लोगों ने सुना होगा राया गोपुरम, ठीक है, राया गोपुरम का ये देखो, ये एग्जाम्पल अगर आप देखो, ये देखो बड़े बड़े गेटवे देख रहे हो, ठीक है, प्री का भी सवाल आ चुका है भाई, ठीक है ना, तो इनको भी आप लिख सकते हैं, किस तरीके से आपको सांची में भी दिखेंगे बड़े बड़े, तो आप राया गोपुरम का भी यहाँ पे एग्जाम्पल डाल सकते है ना, इस तरीके से देखो आपको दिखेंगे, समझ आ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल डाल सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, जो गुम्बद है, जो डोम है ना, रोमिला थापर क्या कहती है, रोमिल देखो आ गया स्कॉलर रोमिला थापर, देखा, रोमिला थापर का मानना है कि स्तूप के जो डोम है या जिसको अंडा बोला जाता है, ठीक है, उसने जो गुम्बद डोम्स है, जो आपके मुगल और उससे पहले जो खिलजी डायनेस्टी और ये लोग थे, ठीक है, आपके स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, इसकी आधारशिला रखी, इसकी नींव इसने रखी थी, है ना, और ये आप देख सकते हो भाई, ठीक है, यहाँ पे रोमेला थापर कहती है, तो जो ये कहता है, जो भी ये कहता है कि स्कॉलर नहीं लिखने चाहिए, ठीक है, या फिर तो ये आपके सामने दिखा रहा, ठीक है, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो ये पढ़ता है ना, क्यों तुम में से है किसका हिस्ट्री ऑप्शनल, आई थिंक ज्योति का हिस्ट्री ऑप्शनल ही है ना शायद, ठीक है, जिसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है, तो वो हाँ, तो वो क्या है, वो ये चीज बताता है ना, ठीक है, तो आप ये चीज लिख सकते हो, थोड़ा बहुत रहो, क्योंकि ये रोमिल्ला थापर काफी फेमस है, रोमिल्ला थापर, बिपिन चंद्रा, है ना, ये लोग काफी फेमस है, तो आप ना क्या कर सकते हो, फेक भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू रोमिल्ला थापर, अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, अकॉर्डिंग टू एल बसान, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे करा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव इट, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर जो प्रदक्षिणा पथ का अवधारण है ना, अवधारण हमारा प्रदक्षिणा पथ का जो कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके क्या बोलता है, ये मंदिरों में जो परिक्रमा मार्ग बनाया जाता है, ठीक है, उसको इंस्पायर करता है ना, तो आप ये बता सकते हैं, है ना, एवं जो आपके कॉरिडोर यानी गलियारे, ठीक है, गलियारों, ठीक है, का विकास का आधार बन, तो ये भी आप बता सकते है ना, प्रदक्षिणा पथ वगैरह आप हम बता सकते, तो इस तरीके से देखो, इसने हर एक में तीन 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 छह तीन चार रख के 13-14 पॉइंट लिख दी, है ना, और इसी तरीके से, ठीक है, सांची स्तूप क्या बना,
ठीक है, केवल बौद्ध धर्म का ही स्मारक नहीं बल्कि भारतीय स्थापत्य कला यानी इंडियन आर्किटेक्चर का, ठीक है, क्या बना, एक जीवित उदाहरण है। ठीक है, एंड ये आज के जमाने में क्या, जो मैंने आपसे लिंक किया कि भैया ये आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं सॉफ्ट पावर का महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो आपने यहाँ पे सॉफ्ट पावर और इन सबसे लिंक कर दी कि भैया सांस्कृतिक विरासत है हमारी और सॉफ्ट पावर का प्रतीक, आपने ये चीज लिख दी। ठीक, तो इस तरीके का आपने लिंक कर दिया, हाँ है ना, हो गया। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आपने सॉफ्ट पावर से लिंक करके और ये लिख दिया। देखो वही लिखा है, प्रदक्षिणा पथ, पराक्रमण, डोम ने, ठीक है, आगे जाके सेट डिजाइन ऑफ अंडा और आगे डोम्स ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तोरान ने यहाँ पे, ठीक है, आर्क एंड टिबेट स्टाइल को फोकस किया मंदिरों में। ठीक है, जो बड़े बड़े तोरान लगे रहा है गोपुर में, आपने एक तो यही तरीके से लिखना होता है, समझो, कुछ नया नहीं करा जा रहा है ना? वही चीज जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बस टॉप पर लिख देना और हम हिंदी में लिख देना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमें करना है। ठीक, आगे बढ़ते एक और टॉपर कॉपी देखते हैं। कुणाल रस्तोगी की कॉपी देखते, इसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, 19 रैंक आई थी और इसने बहुत अच्छा लिखा। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर सीधे आंसर, यह काम कुणाल रस्तोगी की कॉपी, आगे बढ़ते हैं सीधे हम यहीं पे देखते हैं इसी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है, बताइए सर, किसी का भी कोई डाउट समझ में आ रहा है? जो भी लोग नए जुड़े हैं, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा डिस्कशन, बताइए। ठीक है नहीं इतना भी मत फेंको ना, इतना भी मत फेंको कि पकड़े जाओ। अब आप फैक्ट में क्यों फेंक रहे हो, आप समझो, आप इतनी भी मत फेंको ना, इतना भी मत झूठ बोलो कि पकड़ लिया जाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नहीं, हाँ, नए नए का आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव इट एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कुणाल रस्तोगी ने लिखा है AR19 है, देखो, और मैं यहाँ पे जो डाल रहा हूँ, ठीक है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, इसके नीचे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, ये कुणाल रस्तोगी ने लिखा है ना? तो आपके लिए हिंदी मीडियम की टॉपर कॉपी की कमी होती है, अब कमी नहीं होगी, जो अच्छे अच्छे आंसर है मैं वो उठा। अब ये आंसर बेसिकली सूफिज्म वगैरह पे, क्योंकि जो सूफिज्म है वो आपका जो भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट काफी फेवरेट थीम है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्पष्ट कीजिए कि इस्लाम में एक उदारवादी सुधार आंदोलन, लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट, सूफीवाद एक विदेशी धर्म, फॉरेन रिलीजन होने के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी जड़ें क्यों गहरी कर सका। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि इस्लाम में सूफिज्म जो कि एक बहुत ही लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट था, वो कैसे टिक गया, जबकि, और वो भारत में कैसे टिक गया जबकि इस्लाम खुद एक विदेशी धर्म था, है ना, है ना, वो क्यों अपनी जड़ें गहरी कर पाया। यानी क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सर आप सूफिज्म की इंडिया में क्या है सक्सेस का रीजन बताओ, इंडिया में सक्सेस के क्या कारण है, क्यों सूफिज्म इतना, आप ऐसे कह सकते हो फैला, इतना आप ऐसे कह सकते हो प्रसिद्ध हुआ, ये आप बताओ। यानी सूफिज्म के आपको क्या लिखने हैं, एडवांटेज बताने हैं, सूफिज्म के महत्व बताने। भाई कोई चीज का महत्व होगा तभी तो वो फेमस होगी, है ना? तो आपको क्या करना है, सूफिज्म का महत्व बताना। एंड सूफिज्म और सूफिज्म का महत्व एक बहुत की थीम है ना, ये चीज आपको बतानी। फिर आगे पढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन है, दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। साथ ही भारतीय समाज पर सूफिज्म के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो अभी कान खोल के सुन लो, कभी भी प्रभाव पूछा जाए, ठीक है, इम्पैक्ट पूछा जाए, तो जनरली लोग ना इम्पैक्ट को सिर्फ आप ऐसे कह सकते हो पॉजिटिव इम्पैक्ट मानते हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ते,
उसका नेगेटिव प्रभाव के बारे में भी मानना है। यानी सूफिज्म की वजह से क्या आप ऐसे कह सकते हो, या सूफिज्म को क्या चुनौतियां मिली, वो नेगेटिव एलिमेंट आप दिखाओ। जैसे एक ये कहा जा सकता है कि जो कंजर्वेटिव सेक्शन था वो कहीं ना कहीं चिढ़ गए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सूफिज्म के खिलाफ एक एंटी मूवमेंट लॉन्च कर दिया। मतलब जस्ट बता रहा हूं। फिर बहुत सारे सूफिस क्या है, लोकल लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो रीजन तक, एक छोटे छोटे केंद्रों में सिर्फ स्थित थे। तो इसकी वजह से जो भारतीय समाज में यूनिटी आनी थी वो नहीं आ पाई, है ना। फिर बहुत सारे आप देखोगे जो सूफी सेक्ट थे वो अदर सब सेक्ट में डिवाइड होते गए होते गए होते गए, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सिलसिला शुरू हो गए। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि आगे समाज में, और आप ऐसे कह सकते हो विभाजन, या आप ऐसे कह सकते हो डिफरेंसेस या डिवीजन देखने को मिलता है। तो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में लिखना पड़ेगा। भारतीय समाज पे है ना, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन वालों ने इनके खिलाफ आप ऐसे कह सकते हो आंदोलन, ठीक है, एक तरीके का समाज में आंदोलन शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पोलराइजेशन होने लगा, है ना। तो 3-4 पॉइंट, मतलब आप जो चैलेंज है, जो चुनौतियां सूफिज्म ने फेस करी, आप वो लिख दो, सिंपल। ठीक है, आप पॉजिटिव प्रभाव लिख दो एंड चुनौतियां, बस। तो 4 माइक्रो क्वेश्चन यहां बनेंगे, 3 माइक्रो क्वेश्चन। पहला कि सूफिज्म क्यों हिट हुआ, यानी उसकी महत्वता है बताओ। फिर सूफिज्म का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, ये बताओ। और सूफिज्म ने क्या चुनौतियां फेस करी, जिसको आप नेगेटिव प्रभाव भी बोल सकते हो। 3 माइक्रो क्वेश्चन बनाने हैं, और हर एक के 5-5, 4-4, 5-5 पॉइंट लिखाओ। 15 से 20 पॉइंट आप आसानी से लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी धारा यानी मिस्टिकल ट्रेडिशन है, जिसकी शुरुआत अल जुनैद ने 8वीं शताब्दी में की है। ठीक है, 8वीं 8th सेंचुरी सीई में स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर कुछ प्रिंसिपल्स की इसने बात कर दी। तो यहां आप एक डायग्राम भी बना सकते हो कि ये फना, ठीक है, उसके बाद ईश्वर प्रेम, ठीक है, रूहानियत, इन सब पे बल देता है, तथा ईश्वर की व्यक्तिगत अनुभूति यानी पर्सनल जो स्पिरिचुअलिज्म होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस को महत्व देता है। तो आपने क्या कर दिया, आपने यहां पे जैसे ही सूफिज्म आया, देखो इसने क्या कर दिया, एक टाइप का आप यहां पे डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपने क्या लिख दिया, ठीक है, एक लाइन में सूफिज्म डिफाइन कर दिया। उसके बाद सूफिज्म लिखते ही आपने इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा दी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डन डन। ये सिलसिला वगैरह मत लिखो, ये कुछ ज्यादा है, ये मत लिखो। ठीक, आप यहाँ पे डायग्राम बना दो कि भैया पर्सनल, ठीक है, आपका रिलीजन पे फोकस करता है, फना पे फोकस करता है, ठीक है, राइट, डिवोशन पे फोकस करता है, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे बनाओ। इश्क पे फोकस करता है, ठीक है, पर्सनलाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनिवर्सल गॉड, इन सब चीजों पे फोकस करता है। तो आपने क्या कर दिया सर, ठीक है, आपने इन सब चीजों के बारे में बताना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, है ना, राइट, एंड ईश्वर प्रेम, है ना, ये सब चीजें, डिवोशन वगैरह, इन सब पे आप बता दो। ठीक है, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर ईश्वर की व्यक्तिगत अनुभूति, है ना, ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फीचर बता दी। ठीक है, डन। ठीक, अब आ जाओ आप। अच्छा देखो, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, समझो, ये आपका पहले से रेडी होना चाहिए कि सर सूफिज्म जहां दिखेगा, सूफिज्म पे क्वेश्चन भली ABC कुछ भी हो, इंट्रोडक्शन मेरा यही होगा, ये 3 लाइन में और प्लस डायग्राम पक्का। तो पहले से ही सोच के लेके जाओ। हाँ, ठीक है, ठीक। अब क्या है कि बताओ, अब मेन क्वेश्चन कि भैया भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद की जड़ें गहरी होने के कारण कि क्यों इंडिया में इतना, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो सक्सेस हुआ, मेन क्वेश्चन, है ना। तो देखो एक चीज हम यहां से और सीखते हैं, हमेशा कोशिश करो
हमेशा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको रिपीट करो आंसर में। ये जो एक लाइन है, ठीक है, डीपन इट्स रूट्स इन इंडिया, तो ये डीपनिंग इट्स रूट्स इन इंडिया लिखो, ताकि जब एग्जामिनर आएगा ना, उसने क्वेश्चन पढ़ा, उसको ये वाला लाइन जब दोबारा दिखती है तो उसको क्या हिट करता है कि हाँ यार, ये इन्हें सही आंसर करा है ना। तो ये लाइन कोशिश करा करो, रिपीट द क्वेश्चन। ऐसा कहा जाता है अगर आपके आंसर में क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड नहीं है, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं चेक करने वाले को शक हो सकता है ना, कि कहीं ने फेंका तो नहीं है ना, कहीं। बिल्कुल सही बात है ना। तो आपने ये बात बता, अब क्यों हिट हुआ, तो वही वाली बात कि भैया सूफिज्म के पॉजिटिव ही तो बताएंगे, हाँ है ना, कि भैया लिबरल इगैलिटेरियन आइडियाज थे, यानी उदार एवं समतावादी विचार थे, इसलिए हिट हुआ सर, है ना। अब एक एग्जाम्पल दिखा दो, एग्जाम्पल सूफी सन ने जाति भेद एवं या ऐसे जाति भेद का विरोध किया, बस आगे बढ़ जाओ, ज्यादा लंबा मत खींचना, ज्यादा लंबा नहीं, एक एग्जाम्पल आगे बढ़ जाओ, है ना, जो समाज में ऊंच नीच थी उसका विरोध किया, खत्म खत्म, है ना। अब उससे क्या हुआ, इससे जो वंचित वर्ग है वो आकर्षित हो गए कि अरे यार, ये तो अपने अपने लिए बात कर रहे हैं सर, हम तो आएंगे आपके साथ, आ गए, है ना। फिर इन्होंने समाज में क्या करा, भारतीय समाज में क्या था उस टाइम, क्यों सूफिज्म हुआ, क्योंकि इंडिया में हमेशा से जो कहा जाता है ना, इंडियन सोसाइटी कैसी है, प्लूरलिस्टिक है, यानी भारतीय समाज कैसा है, बहुलतावादी है ना। तो इंडिया भारतीय समाज की प्रकृति कैसी है, ठीक है, जो बहुलतावादी प्रकृति की वजह से क्या हुआ, सूफिज्म को एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना। तो अगर आप बहुलतावादी नहीं लिख रहे हो तो आप इंडियन सोसाइटी में सहिष्णुता, जो टॉलरेंस है ना, और प्लूरलिज्म जो है, ठीक है, बहुलतावादी, है ना, इस संस्कृति की वजह से क्या हुआ, इस संस्कृति की वजह से सूफिज्म एक्सेप्ट हुआ। ये बताओ, फिर जैसा कि मैंने बोला, ये लोग क्या करते थे, ठीक है, जन भाषाओं यानी लोकल भाषाओं में बात करते थे, है ना, तो इसकी वजह से लोग आकर्षित होते थे। फिर ये लोग जन कल्याण, लोक सेवा, ठीक है, इनका प्रयोग करते थे, जैसे गरीबों में खाना बांटना, है ना, ठीक है, तो सूफी संत ये करते थे, है ना, बहुत सारी, ठीक है, आपके सेवा भाव, है ना, बहुत सारा दान। और आज भी आप देख लो, जितने भी भक्ति, सूफी, सिखिज्म वगैरह जो भी आए हैं, आप देखो सारे ये मूवमेंट, आप देखो लंगर चल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चल रहा है ना। जैसे ख्वाजा मुनी मुईदुद्दीन चिश्ती को क्या बोला जाता है, गरीब नवाज, है ना, तो ये चीज आप बोल दो, तो दो रीजन ये भी हो, है ना। तो एक ये भी लिख सकते हो अलग से, एक ये भी लिख सकते हो, तो कायदे से हमने 4 रीजन पढ़ लिए, है ना, ठीक है, कि भैया लोक सेवा का काम करते थे, जन कल्याण की बातें करते थे, ठीक है, तो आप इस तरीके से बताओ, सेवा भाव रखते थे तो लोग आकर्षित हो गए, है ना। फिर इनको क्या हुआ भैया, जो राजा लोग थे, राजकीय संरक्षण वो मिला, रॉयल पेट्रनेज मिला, है ना। अब अकबर वगैरह का नाम डाल सकते हो, है ना, अकबर हो गया, तुगलक हो गया, है ना। तो इन्होंने क्या करा, जैसे चिश्ती सिलसिला था, ठीक है, तो उसमें काफी काफी हो गया, है ना। तो ये चीज आप बता सकते हो, अकबर का नाम डाल सकते हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसी टाइम जब भक्ति मूवमेंट था तो उससे भी लिंक हो गया, है ना। तो हमने देखा एक टाइप का सिंक्रेटिज्म, एक टाइप का सिंक्रोनिज्म, एक टाइप का कोहेरेंस देखने को मिला, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सूफिज्म और प्रमोट होते गए। आप देखोगे बहुत सारे जो आपके सिखिज्म एंड के जो आपकी जो ये गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह है, उन्हें बहुत सारे दोहे किनके हैं, कबीरदास के हैं, ठीक है, बाबा फरीद के हैं, तो अलग अलग के हैं, है ना। तो ये इधर उधर जो आपका सिमिलैरिटी है रिलीजन की, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, जो सिंक्रेटिज्म है, जो जिसको बोलते हैं हम, आप ऐसे कह सकते हो समन्वय, ठीक है ना, इसकी वजह से आप एक ऐसे कह सकते हो बूस्ट मिल गया, है ना। तो उसकी वजह से आप फिर वही वाली बात दोगे कि धार्मिक सद्भाव, ठीक है, यानी रिलीजियस हार्मनी, है ना, इसको बढ़ावा मिला, तो फिर लोग जुड़ते गए, है ना। एंड फिर वही वाली बात की, ये बहुत सरल आध्यात्मिक मार्ग की बात करता था, है ना, जिससे सब कोई रिलेट कर पाते थे। अब जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, इवन सिखिज्म जो था, सिखिज्म के हिट होने का वन ऑफ द रीजन यही था कि उन्होंने बोला, ठीक है, जितने भी हमारे सिख गुरु आए उन्होंने क्या बोला कि आप परिवार वगैरह मत छोड़ो, आप उसी परिवार में रह के
उस जीवन में रह के भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो दे नेवर सेड कि आप कि मतलब ये सब कुछ छोड़ दो, जंगल चले जाओ, नहीं नहीं। तो जब कोई ऐसी बातें करेगा, साधारण बातें करेगा, तो है ना, आकर्षण तो मिलेगा ही, है ना। तो ये चीज क्या हो, ये चीज यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है। तो सरल आध्यात्मिक मार्ग दिया इन्होंने, है ना। आपके जो रिचुअलिज्म है, जो कर्म कांड, उसकी जगह इन्होंने प्रेम की बात करी, है ना, उन्होंने भक्ति की बात करी। एंड और ये सब भी किसमें, हम लोगों ने देखा ना, ये सारा का सारा किसमें बात कर रहे थे, ये सारा का सारा जन भाषाओं में, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात कर रहे थे। तो भैया ऑब्वियस ही बात है, फिर अट्रैक्ट हो गए। अब जबकि ब्राह्मणिज्म क्या है, संस्कृत की बात कर रहा था, संस्कृत ऑलरेडी टफ थी, वो ऑलरेडी इलीट की लैंग्वेज थी। तो इन फिर इन्होंने क्या है, ईश्वर से सीधा संबंध रखने की बात करी। तो जो मिडिल क्लास, जो आप कह सकते हो ना प्रीस्टली क्लास है, उसका कहीं ना कहीं महत्व कम हो गया, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोकप्रिय हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप बताओ। अब भारतीय समाज पे जो सूफीवाद है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। और ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा सर, पॉजिटिव इंपैक्ट। तो यही वाली बात है ना कि अब पॉजिटिव क्या हुआ भाई, सामाजिक समानता आई, सोशल इक्वालिटी हुई, है ना। आपका जो स्पिरिचुअल सहिष्णुता है वो और बढ़ी, है ना। ठीक है, हिंदू मुसलमान में क्या हुआ, सांस्कृतिक समन्वय आया। ठीक है ना। इनमें आप ऐसे कह सकते हो, जो प्रेम की भावना है वो और प्रकट हुई, है ना। फिर आप देखोगे कि इन्होंने म्यूजिक वगैरह को बहुत प्रमोट किया, तो हिंदुस्तानी और उर्दू जैसी भाषाएं, ठीक है, कव्वाली, संगीत, ये सब क्या हुए, ठीक है, नई जो आपकी ये परंपराएं हैं, इनका विकास हुआ, नई सांस्कृतिक परंपराएं आई, इनका विकास हुआ, है ना। तो ये भी एक बहुत आप अच्छी बात यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। फिर दान सेवा, है ना। एंड जो आपका मानवतावाद है, ह्यूमैनिज्म, इसको प्रोत्साहन मिला, तो नई फिलॉसफी आई, फिलॉसफी ऑफ फिलैंथ्रोपी, जो आप कह सकते हो दान, चैरिटी, सेवा करना, है ना, मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म, इन सब की नई नई फिलॉसफीज को प्रमोट किए, है ना। क्योंकि उस टाइम मेडाइवल एजेस चल रहा था, एंड मेडाइवल एज वाज द एज ऑफ रिलीजन, ऑर्थोडॉक्सी। तो वहां इन्होंने ह्यूमैनिज्म, रेनेसा की एक टाइप की बात करी, आप समझ लो, ह्यूमैनिज्म वगैरह को प्रोत्साहन मिला। तो ठीक है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में ऐसी बात करना, ठीक है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट हुई। बट हाँ, इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। ठीक है, अब जैसे ये चीज देखा, कुछ क्षेत्र में क्या हुआ, धार्मिक मतभेद हो गए, है ना, कम्युनल, हमने देखा टेंशन शुरू हो गई। क्योंकि मैंने आपको बताया था, कंजर्वेटिव सेक्शन वाले क्या है, ठीक है, जो कट्टरवादी लोग हैं वो नहीं चाहते थे, क्योंकि भैया उनका फिर आप समझ लो, उनका दबदबा कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये हो, है ना। फिर सिमिलरली कई सारे जो सूफीवाद है उनको पॉलिटिसाइज किया, है ना। उनको उनको आप ऐसे कह सकते हो, कई सारे सूफी सेंटर्स को लेटर ऑन ये देखा गया कि राजनीतिक उद्देश्य है इनके, है ना, उपयोग किया जाने लगा, तो कहीं ना कहीं का पॉलिटिसाइजेशन होने लगा। ठीक है, तो धर्म का पॉलिटिसाइजेशन एंड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, तो ये थोड़ा ये अच्छी बात नहीं होती है ना। ठीक है, आपका फिर कुछ धर्म संस्थान आपके संस्थानों में, ठीक है, धर्मांतरण यानी रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर विवाद भी देखने को मिला, है ना। तो ये सब भी चीजें आप लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से क्या है, ठीक है। और जो मैंने आपको फिर वही बताई कि एक वो कि क्योंकि ये लोग आप ऐसे कह सकते हो बहुत सारे सेक्ट सब सेक्ट में बट गए, तो उसकी वजह से जो, ठीक है, एक एक राष्ट्रवादी भावना है वो उत्पादन नहीं हो सकी, है ना। तो उसके उत्पादन में काफी आप ऐसे कह सकते हो चुनौतियां आई, है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो नेशनलिज्म वाला भी पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, है ना, कि भैया सब सेक्ट की वजह से क्या हुआ, डिवीजन हो गया, तो नेशनलिज्म नहीं आ पाया। बताइए, ठीक है, लिख लो। ठीक है, बस हो गया। ठीक, हो गया। देखो, आगे वही लिखा है, रॉयल पेट्रनेज, सीक्रेट इंफ्यूजन, सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट, यही है भाई। पॉजिटिव नेगेटिव सारा कन्वर्जन बिल्कुल सही हुआ है, टेंशन ना लो, है ना। ठीक, बट एंड कैसे करेंगे सर, चाहे कितना भी चीज को आप क्रिटिसाइज कर लो, एंड में आपको हमेशा ही क्या है, सकारात्मक एक टिंच पे एंड करना पड़ेगा। कि भैया क्या, कि चाहे सूफीवाद में, ठीक है, कितना भी दिक्कत थी, बट क्या है जो
सूफीवाद है, राइट। उसने प्रेम, करुणा, सहिष्णुता एवं मानवतावाद का क्या है, एक गहरी नींव रखी भारतीय समाज में। एंड इसका एग्जाम्पल, ठीक है, आज भी हमें ये प्रेरणा देता है, आज भी हमें ये प्रेरित करता है, ठीक है। एंड इस तरीके की बात हमारी इवन कहाँ लिखी गई है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी ये टॉलरेंस, कंपैशनेट कल्चर, कंपैशन, है ना, एंड आप कम्युनल हार्मनी, ये सब बनाने की बात करिए, तो आप इसको फंडामेंटल ड्यूटी से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी को आज भी इंस्पिरेशन देता है ना, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, लव, सहिष्णुता, है ना, ये सब प्रेम, ठीक है, आपका कंपैशन, है ना, ये आज भी दिखाई देता है। और ठीक है, हर एक भारत नागरिक की ये क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी। ऐसे एंड करो, एक लाइन में बस। एंड दस, ठीक है, सूफिज्म, वैल्यूज ऑफ लव, कंपैशन, कम्युनल हार्मनी, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड इन द फंडामेंटल ड्यूटी टुडे। दो ही लाइन का इंट्रो लिखना है, अगर दो से बड़ा हुआ गलत, गया, खत्म। क्योंकि कहीं और आपका समझ आएगा, है ना, एक लाइन ज्यादा, 5 शब्द ज्यादा, मल्टीप्लाई कर लो 20 से, 100 शब्द ज्यादा, है ना, 150 शब्द ज्यादा, यानी एक आंसर ज्यादा। तो आप ये पहली बात सुन लो, हमें फालतू चीज नहीं लिखनी बस, ठीक। हाँ, लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट नहीं, हमें फालतू चीज लिखनी नहीं, ठीक है। वही वाला लॉजिक है ना, कम बोलोगे गलतियां कम करो, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमने देख लिया, काफी अच्छा है भाई, काफी अच्छा आंसर है इसका, कुणाल रस्तोगी का। हम और भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक अप टुडेज क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने दिए थे, है ना, फटाफट इसको निपटाते हैं। मॉडल आंसर बिल्कुल मिल रहे हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल सबके मॉडल आंसर बन चुके हैं, टेंशन ना लो, बिल्कुल अच्छे एडिट वेडिट सब करवा लिए आपको, हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम वाले, सब कुछ टर्म्स में मिलेंगे अगर कहीं फंस जाओ। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो मेरे लिए पहली बार है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, तो अगर कुछ लैंग्वेज में दिक्कत आती है, कहीं टर्म बेटर टर्म ला सकते हैं, तो भाई आप मुझे बता देना। क्योंकि देखो मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि अब मैं हिंदी मीडियम का कंटेंट वाला रखूं, वो इसको रिव्यू करे, इसको पढ़े, ठीक है, और उसके बाद दे। भाई मैं ही करता हूँ सारा कुछ, और कोई भी नहीं है ना। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर ये वर्ड से अच्छा वर्ड कोई और है, ठीक है, तो आप बता सकते हो, मैं उसको एडिट कर दूं, ठीक है। आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है, टर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव राइट। किसी का भी यहां तक कोई डाउट है, पहले मुझे बता दूं, कोई भी डाउट, एनी एनी डाउट्स, कैसा भी सन मारा आपको, ठीक है। देखो धीरे धीरे हमारी, देखो मेरा भी कमांड धीरे धीरे क्या होगा, और अच्छा होगा, है ना, मेरी भी लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होते जाएगा, और जैसे जैसे लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होते जाएगा, तो और स्पीड में भी और वो होते जाएगा, है ना, और डिस्कशन। तो अभी तो मैं स्टार्ट ही है, ठीक। और देखो मैं ही पढ़ के आता हूँ, ऐसा नहीं है कि बस सो के उठ के चल दिया, ठीक है, इसीलिए रात का टाइम रखा है, क्योंकि मेरी क्लासेस होती है और फिर मुझे पढ़ना होता है। तो अगर मैं पढ़ के नहीं आऊंगा, कन्वर्ट करके सब नहीं आऊंगा, तो फिर मैं यहाँ बैठ नहीं पाऊंगा, है ना, समझो। तो मैं चाहता हूँ भाई हिंदी मीडियम से रैंक आएगी और टॉप 10 में रैंक आएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम फॉलो तो करो, तुम्हें वो फॉलो करो, तुम्हारे हिंदी के आंसर भी चेक कर दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, अभी सब चेक कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है पहले देखिए। अब देखिए आपको सामने मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊं गलत गाइडेंस का, तो देखो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, सब लोग वहीं से आए हो, सबने मेरा कंटेंट देखा है। अब देखो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करा, ठीक है, अब ये वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड करा, ठीक है, और ये वाला वीडियो आप देखो कि AR1 वर्सेस 201 में क्या अंतर है, और मैंने यहाँ पे बताया कि इसने हिडन डायमेंशन वगैरह नहीं लिखा है, सब चीजें लिखना था ये वो, और देखो। बट सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो वो भी रेलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ रोल बोला गया है, तो हम वो क्यों लिखें। देखा, देखा, अब भी बहस कर रहे हैं लोग कि नहीं सर क्वेश्चन में तो रोल पूछा है, मैं तो रोल ही लिखूंगा। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, नहीं होता सिलेक्शन, आपके सामने लाइव जीत के देखा है, अभी अभी देखो कितने मिनट पहले, मैं 30 मिनट पहले क्लास लिया था, देखो कमेंट आया, क्या बोले यार,
इसीलिए जो नहीं पूछा वो सब लिखना है। ये सब टॉपर कॉपी में दिखाया है हमने। क्यों इतनी सारी टॉपर कॉपी एनालाइज कर रहे हैं? क्यों हमने ये कल मैंने दिखाया था कि जो चीज नहीं पूछी गई है वो भी बताना है। यहाँ पे ट्राइबल फेस चैलेंज, जबकि कोई चैलेंज नहीं था, स्टिल लिखा गया था, कल दिखाया था नहीं? हाँ ना, ठीक है। हाँ ना, बिना हिडन डिमांड के कॉपी भी नहीं भर पाती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप 5 या 6 पॉइंट लिखोगे, 7वां पॉइंट तुम मिशन मार्स, तुम कुछ भी लिख रहे होगे। लिटरली बता रहा हूँ, गाने लिख के आए, हमने कॉलेज में लिखा है। एक लड़का हमारे लिखता था कि ये करते करते तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना, फिर वो 2-3 लाइन लिखता था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, करता है। आप जनरेट ही नहीं कर पाओगे पॉइंट। हाँ है ना, आप सच में पॉइंट जनरेट नहीं कर पाओगे अगर आपने क्वेश्चन को तोड़ा नहीं और हिडन जो इम्प्लिसिट डिमांड होती है वो नहीं लिख पाए, है ना। इसीलिए मैं बता, ये आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, नहीं तो आप 4-5 ही पॉइंट लिख पाओगे आंसर में। और 4-5 पॉइंट पे तो होगा नहीं। देखो 10 में मोर देन 10 लिखना है, एटलीस्ट 12। और 15 में एटलीस्ट 15 से ज्यादा नहीं, 18 से 20। अब 18 पॉइंट तुम कैसे लिख पाओगे मुझे बताओ? तुम नहीं लिख पाओ। अब लोग समझते नहीं है, बहस करेंगे तो मैं क्या करूं भाई? कर लो बहस। इसीलिए पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक। तो देखो इस एग्जाम में ना, अपनी गलतियों से तो सीखना है, दूसरों की गलतियों से भी सीखना है ना। अगर दूसरे फेल हो रहे हैं और तुम सीख रहे हो तो यस भाई, मेरा फायदा है ना। है नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। और मैं ये प्रूव कर चुका हूं। मैं कुछ अपनी बात थोड़ी ना बोल रहा हूं कि सर आप तो अपनी मनमान कहानी बता रहा हूं। मैंने पूरे पूरे तुम्हें व्लॉग दिखाए हैं, सॉरी पूरे पूरे ब्लॉग दिखाए हैं, पूरा सब पता है यार। बट अब मैं बहस नहीं कर सकता ना, अगर आपको नहीं करना तो यार मत करो। इसीलिए मैं इस कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करूंगी। जाओ, टेक केयर। हाँ है ना, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत करते हैं हम अपनी। ठीक है, आज की हम जो जर्नी है उससे स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक। तो ये यूपीएससी के, अच्छा ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना, आ चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक काम करता हूं, इसे मैं पीडीएफ फॉर्मेट में खोल लेता हूं तो आसान हो जाएगा। अ, या चलो ऐसे भी ठीक है, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। चलिए लेट्स गो। सो शैलकृत वास्तुकला यानी रॉक कट आर्किटेक्चर प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी क्या, कि भाई ये जो प्रारंभिक यानी एंशंट, यू कैन से, कला जो प्राचीन भारतीय कला आप ऐसे कह सकते हो, एवं इतिहास, है ना। तो इसका एक बहुत अच्छा, यू कैन से, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, सोर्स है। ये हमें प्रारंभिक भारतीय कला, वहां पे क्या आर्ट थी, वहां पे क्या इतिहास था, इसके बारे में बताता है, विवेचना कीजिए। तो देखो यहां पे, ठीक है, ये तो हम बता देंगे कि सर रॉकेट आर्किटेक्चर जो हमें भारतीय कला, प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास का कैसे हमें क्या क्या ज्ञान उसके बारे में देता है। ठीक है, बट क्या सिर्फ इसमें यही लिखेंगे? बताइए। ठीक है, क्या सिर्फ हम इसमें यही लिखेंगे या कुछ और भी लिखेंगे? फिर से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ लो, मॉडल आंसर तो है ही यार। जो क्वेश्चन समझ गया आंसर लिख दे। आंसर लिखने में कोई टफ नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। ठीक है, क्या कह रहा है? शैलकृत वास्तुकला प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और मैंने बताया है, क्वेश्चन को डिबेट के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहां आप क्या लिखोगे? जी हां सर, ये है स्रोत, बताओगे। बट क्या सबसे महत्वपूर्ण है? मतलब यही सब कुछ है। यानी हमें सेकंड माइक्रो क्वेश्चन में क्या है, और स्रोतों के बारे में भी बात करनी है।
जहां से आपको प्रारंभिक कला एवं जो आपका इतिहास है वो चलता है। क्या सिर्फ रॉक कट आर्किटेक्चर से पूरी हिस्ट्री पता चलती है? और सब बेकार है। कॉइन बेकार है, इंस्क्रिप्शन बेकार है, पिलर्स बेकार है, गुफाएं बेकार है, मंदिर बेकार है, रॉक कट टेम्पल बेकार है। नहीं आया? यानी सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड माइक्रो क्वेश्चन होगा कि सर शैलकृत वास्तुकला के अतिरिक्त प्रारंभिक भारतीय इतिहास एवं कला के अन्य प्रमुख स्रोत भी हैं। अन्य प्रमुख स्रोत भी हैं, जैसे कि अभिलेख एवं शिलालेख, इंस्क्रिप्शन एंड एपिग्राफी, जैसे कि लिटरेरी सोर्सेज जैसे वेद, जैसे कि न्यूमेस्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र यानी कॉइन्स। अब गुप्ता के बारे में तो कॉइन से ही पता चलता है। मूर्ति कला एवं यू कैन से, ठीक है, मृण मूर्तियां, है ना ये। फिर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो हुए, पूरा तात्विक उत्खनन ये हुआ है ना। यानी इनसे भी पता चलता है। मंदिर, प्राचीन काल के जो मंदिर है, ठीक है, दियोगर टेम्पल, ठीक है ना, वहां पे गुप्ता की हिस्ट्री पता चलती है ना। नानाघाट इंस्क्रिप्शन सातवाहन के बारे में बताता है ना। बताइए कितने लोग को ये समझ में आया? ठीक है। हाँ, और भी सोर्सेस हैं, और भी स्रोतों के बारे में यहां बात करनी है। मेन क्वेश्चन यही था। ठीक है, बाकी तो देखो इजी है कि भैया प्रारंभिक टाइम में इतिहास। अब देखो फिर से आ गया कि सर इतिहास कैसे पता चलेगा? सर राजवंशों की कालक्रम, अभी हमने उसमें पढ़ा था, आदित्य श्रीवास्तव ने जो गलती उसने करी थी याद है? शुंगा सातवाहन मौर्य, शुंगा सातवाहन, तो जैसे बराबर केव से मौर्य के बारे में पता चलता है, अजंता केव से गुप्ता वटाका सातवाहन इनके बारे में पता चलता है। फिर और क्या पता चलता है? इतिहास में जाओगे, वहां का धर्म क्या था, वहां का दार्शनिक दार्शनिक विकास, फिलोसफिकल डेवलपमेंट, ठीक है, दार्शनिक शास्त्र क्या फिलोसफी थी, कौन सा धर्म था, ये बताओ। फिर जैसा कि देखा किंग के बारे में पता चलता है, तो राजकीय संरक्षण था या नहीं? हाँ, जैसे कार्ला केव में इंस्क्रिप्शन में, या फिर ये छोड़ो, ठीक है, सांची स्तूप से क्या पता चलता है? मौर्य का पेट्रेनेज था, है ना, ये बता दो। ठीक है, एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल। फिर ठीक है, जो कला है उसके बारे में क्या है? शिल्प कला, यानी इन सबका क्या है? आर्टिस्टिक ब्रिलियंस, है ना, जो वहां की तकनीक थी इसके बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बता सकते हो कि जो जो वॉल पेंटिंग, जो फ्रेस्को मुराल्स थे, है ना, जो अजंता के वो में पता चलता है ना, मुराल पेंटिंग के बारे में आप बता सकते हो, अजंता की मुराल, है ना। हाँ अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर, एक ये भी डाउट है कि सर मैं अजंता मुराल को इंग्लिश में लिख सकता हूँ, मुराल लिख सकते हो, ठीक है। राइट, कल ही मेरी बात हुई है, हमारे सीनियर है कंचन कांडपाल, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने आईपीएस फोड़ डाला था, जस्ट कॉलेज से पार्ट आउट हुए थे, कल उनसे 1.5 घंटा डिस्कशन हुई। इस टाइम अभी त्रिपुरा में, सॉरी नागालैंड में, सर्च करना, 1.5 घंटा डिस्कशन हुआ। मैंने कहा सर हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा है, ठीक है, हिंदी में तो कमी है यार, तुम कर। और उनकी कॉपी भी है मेरे पास, कंचन कांडपाल की, ठीक है। तो मैंने उनसे कल 1.5 घंटा बात करी, हमारे कॉलेज सीनियर थे, ठीक है, फर्स्ट टाइम में हिंदी मीडियम से निकाला था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है, बस एक काम कर देना, ठीक है, कि आप क्या कर देना, इंग्लिश वर्ड अगर लिखो या हिंदी वर्ड लिखो तो आप उसकी ब्रैकेट में इंग्लिश लिख देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे आप देखो, ठीक है, स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड, ये देखो बाय लॉ, ये कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो, और ये उनके लेटेस्ट कॉपी है। कोई बोले अरे सर पुरानी कॉपी है, नहीं 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 नहीं, 8 में लिखा था और 10 में 10 दिसंबर में, अक्टूबर, ये सॉरी 8वें महीने में था, 10वें महीने में मेंस था, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम 2016 में होता था, उसी साल सिलेक्शन हो गया था कंचन कोटपाल, जाके देखना 250 समथिंग रैंक आई थी कि 2016 में। और इन्होंने ये चीज मुझसे कह दी थी कि भाई हिंदी माध्यम वालों से बोलो टेंशन ना ले, अगर कुछ टफ वर्ड्स आता है उसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो अगर आपको मुराल है तो आप क्या है, ठीक है, मुराल, ठीक है, चित्रकला आप लिख सकते हो, टेंशन नहीं, ठीक है, आप लिख सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये मत टेंशन ले, देखो वस्तु
ऑब्जेक्टिव, ये देखो, है ना। तो टेंशन ना लो, ठीक है। ये देखो, प्रश्नगत यानी क्वेश्चनेबल, ठीक है। चरण उल्लंघन यानी एक्सट्रीम वायलेशन, ठीक है। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, देख रहे हो, ठीक। सारा रिसर्च कर लिया मैंने, टेंशन ना लो, ठीक है। इस बात सोच के बैठा हूँ, हिंदी मीडियम में तो सिलेक्शन होगा यहीं से, हो इसी बैच से, ठीक है। बस तुम फॉलो करते जाओ। तो ये अलाउड है, ठीक है, ये अलाउड है, बस ब्रैकेट में लिख दे, ठीक है। चलिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं मुराल लिख सकता हूँ। और ये चीज इवन जो आपके अभी प्रेमलाल की जो कॉपी है, नहीं मोहनलाल की, उसमें भी ये चीज देखी गई, उसमें भी उसने इंग्लिश वर्ड्स को ही हिंदी में लिख दिया, मुराल को मुराल लिख दिया, ठीक है। तो इतना परेशान मत हो, ठीक है, कि सर हर वर्ड का मुझे पता होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो हर वर्ड पे देखिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोशिश जितनी हो आप करो, ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप ये वाला एस्पेक्ट लिख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे, ठीक है, अजंता भित्ति चित्र लिख दो तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे मुराल भी लिख दोगे, अजंता के मुराल, तो चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सिमिलरली भित्ति चित्रण टेक्निक, फ्रेस्को टेक्निक, आप फ्रेस्को टेक्निक भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो खैर, फ्रेस्को टेक्निक के बारे में हमें पता चलता है कहां से, अजंता की मुराल से। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पता चलता है, सिर्फ हिस्ट्री में और क्या होता है, हिस्ट्री में सोसाइटी भी तो होती है, जो मैंने कल याद है फ्रेमवर्क बताया था कि वहां पे सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, हाँ है ना, है ना। जैसे, ठीक है, भज की गुफाओं में क्या है, जो अभिलेख है यानी दान अभिलेख यानी डोनर इंस्क्रिप्शन, वहां से वो पता चलता है। याद है साती स्तूपा पे किसके थे, साती स्तूपा पे जो 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 जिनकी वेदिका और जो उनका तोरण है, ठीक है, वहां पे, ठीक है, क्या है आपके डोनर के जो नाम है, ठीक है, जो रॉयल पेट्रनेज है ना, उसके बारे में बताया गया, तो ये पता चलता है, ठीक है। फिर आप देखोगे बहुत सारी ये गुफाएं जो प्राचीन व्यापार मार्गों पे स्थित हैं, जिससे क्या पता चलता है, कॉमर्स एंड ट्रैवल यानी व्यापार एवं आवागमन, इसके बारे में पता चलता है ना। तो आपने क्या है, ये चीज बता दी है, ठीक है। फिर शिक्षा एवं मठवासी जीवन के बारे में पता चलता है, जैसे कनेरी गुफाओं में, ठीक है, आप देखोगे। और सिमिलरली, यस, ये सब छोड़ो, शिक्षा वगैरह के लिए क्या है, विहारास, हॉस्टल्स, है ना, ठीक है। कई कई जगह पे क्या है, प्रमाण विहारा है। विहारा क्यों खोले गए थे, कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स आ सकेंगे, मंक पढ़ाई करेंगे, है ना। तो हॉस्टल्स आप बता दो, विहारा, है ना। अजंता में क्या है, ठीक है, दोनों है, चैत्य भी है, विहारा भी है, तो ये बता दो, है ना, ठीक है। एंड इस तरीके से आप बताओ फिर क्या है, अब भाषा का उल्लेख पता चलता है ना, ठीक है, कि भैया कितना डाइवर्स था, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी दिखाई दी है, प्राकृतिक भी दिखाई दी है, संस्कृत भी दिखाई दी है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है, ये दिखाई देती है। तो ये सब चीजें बताओ। सिमिलरली कल्चरल आइकोनोग्राफी की किन की पूजा पाठ की जाती थी, यक्षा यक्षिणी, है ना, एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंट का बादामी केव में, जटाका टेल्स, ये सब चीजें बताओ। पुराण के बारे में पता चलता है ना। तो ये सब चीजें आप बता सकते, पर क्या है, सिर्फ यही स्रोत नहीं है, और भी प्रमुख स्रोत है, ठीक है। और आज भी क्या है, आपको ये हमें आज भी एक ऐसे कह सकते हो, ठीक है, ये हमारी क्या है, आज भी सांस्कृतिक विरासत है, और इसीलिए हमें इनका महत्वपूर्ण, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो ख्याल, इनका जो वही है ना, इन्हें कंजर्व करने की सख्त जरूरत है, हाँ ना, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक, डन, यहाँ पे आप ये लिखते हो, ठीक। अच्छा ये देखो, जो मैं बोलता हूँ एफसीआई, ठीक है, बफर स्टॉक, तो देखो एफसीआई इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, इसकी इस बार 53rd रैंक आई है मोहनलाल की, ठीक है। इसने बहुत जगह लिखा, मैं इसके रोज आंसर पढ़ता हूँ, इसने कई जगह पे, ठीक है, एनएफएसए सीधे लिख दिया, ठीक है। तो आप लिख सकते, देखो ग्लोबल एचआई, ग्लोबल, अब देखो ग्लोबल इंग्लिश में लिख दिया, एफसीआई में बफर, ये देखो एफसीआई फिर से इंग्लिश में लिख दिया, ओईसीडी देखो इंग्लिश में लिख दिया, तो लिख सकते हैं भाई एफसीआई, ये देखो, ठीक है। तो ऐसी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल यानी एवं चोल काल का भारतीय विरासत एवं सांस्कृतिक, ठीक है, में प्रमुख योगदान। अब ये तो सीधा है क्वेश्चन, है ना, कि भैया गुप्त काल के बारे में बताओ, ठीक है, फिर चोल काल के बारे में बताओ, और भारतीय क्या है, विरासत एवं संस्कृति, ठीक है, इंडियन हेरिटेज में, ठीक है, क्या योगदान दिया है,
ठीक है, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, सब बताओ, स्कल्पचर में, आइकोनो। अब देखो यहाँ जो मैंने आपको ओरिएंटेशन सेशन में बताया था कि हर एक जो आपकी राजवंश है उसके एग्जाम्पल रेडी रखो, एक मंदिर का, एक स्तूप का, एक उसके लिटरेरी टेक्स्ट का, ठीक है, कौन कौन वहां पे पोएट थे, कौन सी लैंग्वेज थी, क्या फिलॉसफी थी, कौन सी गुफाएं थी, ठीक है, कौन सा साहित्य था, कौन क्या वहां पे विज्ञान का था। अब जैसे गुप्ता में आर्यभट्ट लिख देते, है ना, हाँ है ना, उन्हें शून्य का आप ऐसे कह सकते हो आविष्कार किया, है ना, उसने वहां पे, ठीक है, डेसिबल सिस्टम, यानी डेसिबल सिस्टम हो गया, या फिर आपकी ठीक है बीज गणित, ठीक है ना, अलजेब्रा, इसके बारे में बात करी, हाँ है ना। फिर आप बता सकते हो धर्म एवं दर्शन वहां क्या था, ठीक है, हिंदू धर्म था, ठीक है, इसका रिवाइवल देख रहे हो, इसका पुनरुत्थान यानी इसका रिवाइवल हुआ, है ना। फिर मंदिर संस्कृति का विस्तार हुआ, ठीक है, भक्ति, यू कैन से भक्ति की प्रारंभिक प्रवृत्तियां का विकास हुआ, है ना। फिर साथ ही साथ न्याय और वैशेषिका जैसे दर्शन शास्त्र, है ना, दार्शनिक जो थे दर्शन, वो भी क्या हुए, वो भी समृद्ध हुए। तो ये रिलीजन के बारे में बता दिया, फिलॉसफी के बारे में। तो ये हर डायनेस्टी के लिए, हर राजवंश के लिए करके रखो, ठीक है। तो एक ही पेज पे जो ये चीज मैंने कल बताई है कि एक ही पेज पे आप क्या करके रखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, मैंने ये चीज पिछले बैच में बताई थी, और भाई लड़कों ने कर दी है यार, ठीक है, लड़कों ने कर दी। ये देखो, इस तरीके से आप देखो, ठीक है, आ, ये देखो मैंने बताई, ये देखो एक ही पेज पे देखो, मौर्य के इतने से नोट्स, गुप्ता के इतने से नोट्स, ठीक है, चाणक्य के इतने से, पालवास के इतने से, बस खटाखट लिख दिया आंसर, हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपके आर्ट एंड कल्चर के जो नोट्स हैं 15 पन्ने में, 10-15 पन्ने में पढ़ जाएगा सारा, 10 पन्ने से ज्यादा नहीं होगा, है ना। सेम चीज यहाँ से आप पढ़ना, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है सीधा है, इसके बारे में तो कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट हेड नोट से आया है, ये हमारे मेंस में क्वेश्चन आया था, आप कर लो। अच्छा एक बात मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, चोला गुप्ता में कम से कम 3-3 4-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये मत सोचना आपकी, ठीक है, अरे यार ये दोबारा नहीं आएगा, नहीं सर, 2 बार 3 बार पालवास वगैरह पे बहुत पूछ चुका है, क्योंकि देखो आप समझो राजवंश लिमिटेड है, हाँ है ना, तो ऐसी रैंडम डायनेस्टी तो पूछ नहीं लेगा, तो जो पूछेगा वो इसी से पूछेगा, तो जो पूछे गए हैं उनके तो बनाओ, और जो नहीं पूछे गए ऊपर ऊपर से देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, प्राचीन भारत में मंदिर केवल पूजा का स्थल ही नहीं बल्कि लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के प्रमुख केंद्र भी थे, विवेचना कीजिए, है ना, बिल्कुल सही बात है कि टेम्पल सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं थे, वो एक सोशियो इकोनॉमिक सेंटर्स भी थे, हाँ ना। तो आपने सिंपल भारत में, ठीक है, आपने क्या कर दिया, पहले थोड़ा सा टेम्पल वर्शिप के बारे में बता सकते हो, है ना, 2 लाइन में स्टार्टिंग में ही लिख दी कि प्राचीन भारत में मंदिर धार्मिक आपकी आस्था का एक, आप ऐसे कह सकते हो स्थल हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मंदिर का नाम लिख दिया, किंतु क्या है, वह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं शिक्षक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र थे, और उन्होंने समाज में समग्र विकास में एक महत्व भूमिका निभाई है। और अब शुरू हो जाओ, कैसे, कैसे वो एक इकोनॉमिक केंद्र थे, दो दो एग्जांपल दे, तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि लैंड ग्रांट दी जाती थी, है ना, टेम्पल्स को लैंड ग्रांट दी जाती थी, हाँ है ना। फिर हमने देखा है टेम्पल्स के आसपास क्या लगते थे, मेले लगते थे, हाँ है ना। अब उन मेलों में क्या होता था, बहुत सारा रोजगार सृजन होता था, हाँ है ना, ठीक है, ये थे। फिर आप देखोगे मंदिरों में शिल्पकारों, संगीतकारों, इन सबको क्या है, इन सबको नौकरी दी जाती थी, हाँ है ना, ठीक है, इन सबको आप देखोगे, ठीक है, क्या होता था, आपका आजीविका इससे प्राप्त करते थे, बिल्कुल। फिर कई मंदिर बैंक की तरह काम करते थे, जो लोन वगैरह, ठीक है, जहां आप धन जमा कर सकते हो, सेफ रहेगा मंदिर में, हाँ, प्लस ये ऋण भी देते थे, बता दो एग्जाम्पल में देखा क्या, ठीक है, जैसे चोला एवं विजयनगर के अभिलेखों में ये बात का पता हुआ है, इस बात की पुष्टि की गई है ना, ठीक है, चोला इंस्क्रिप्शन के बारे में मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स में हमने देखा कि ये कई मंदिर क्या है, ठीक है, प्रमुख व्यापार मार्ग में स्थित होते थे,
ठीक है, धार्मिक मेले लगते थे, मंदिर के बाजार होते थे। आज भी देखो, और ये सिर्फ इंडिया में मंदिर नहीं, हर धर्म में आप देखो, जो इवन इस्लाम में कोई दिल्ली में रहता है तो जामा मस्जिद गया होगा, जामा मस्जिद के सामने क्या है, मीना बाजार। मीना बाजार पता है कब से लगता है? अकबर के टाइम से। ठीक है, तो टेम्पल क्या हो गया, वो जामा मस्जिद है, वहीं पे प्रेयर हो रही है, उसके जस्ट सामने बाजार है। ठीक है, तो रोजगार उत्पादन उत्पन्न होता था, है ना। ठीक है, तो ये आप चीजें बता सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, बहुत सारे फेमस मेले आप देखोगे वो लगते हैं। कामाख्या टेम्पल में क्या है, अंबुबची मेला, बता सकते हो। ठीक है, फिर बैंकर फाइनेंस भी देख लिया हमने। ठीक है, बैंकर फाइनेंस ये हमने देख लिया कि यहाँ पे सिक्के, ठीक है, कीमती आभूषण, ठीक है, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, इनको सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, एंड ठीक है, धन जमा, धन ब्याज वगैरह सब कुछ मिलता था। फिर क्राफ्ट एंड ट्रेड भी प्रमोट करते थे, जैसे ठीक है, मंदिर में टेक्सटाइल्स हो गए, वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए, ठीक है, इत्र हो गए, ठीक है, जो हस्तशिल्प है। ठीक है, इसके बड़े आप ऐसे कह सकते हो भोक्ता थे मंदिर। तो जो भी ये लोग बनाते थे, बेचते कहाँ थे, मंदिर ही वर द बायर्स, है ना। तो ये सब चीजें आप बताओ। ठीक है, फिर सोशल एंड कल्चरल सेंटर्स के लिए कैसे, अब एजुकेशन के लिए आपने लोगों ने देखा है, ठीक है, कि मठ होते थे। ठीक है, नालंदा, सोमनाथ, है ना, ये सब क्या है, मठ का जो यहाँ पे परंपराएं थी। तो वहां पे वैदिक लर्निंग, वैदिक शिक्षा दी जाती थी, दर्शन पढ़ाया जाता था, है ना। ये चीज आप बताओ। फिर यही मंदिरों में क्या है, संगीत, नृत्य, चित्रकला, है ना, इनको भी क्या मिला, इनको भी संरक्षण प्रदान किया गया, है ना। तो ये चीज आप, जैसे भरतनाट्यम हो गया, उड़ीसी हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब शास्त्रीय कलाओं का विकास मंदिरों से ही जुड़ा है। अगर आप भारतनाट्यम की हिस्ट्री देखोगे, टेम्पल डांस और ये सब टेम्पल से ही होते थे। ठीक, ओडिसी हो गया, है ना। तो ये सब चीजें आप बताओ। फिर सामुदायिक एकता का ये प्रतीक थे, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी गैदरिंग, सामुदायिक एकता होती थी, कम्युनिटी गैदरिंग होती थी, फेस्टिवल होते थे, विवाह, है ना। तो एक तरीके के आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, सामुदायिक एकता, या आप ऐसे कह सकते हो सामाजिक में एक गैदरिंग होती है। ठीक है, तो समाज में क्या होता था, सामाजिक समसरता, ठीक है, ये बढ़ती थी, सोशल कोहिजन बढ़ता था, है ना। ये चीज आप बता सकते हो। ठीक है, सामाजिक समसरता बढ़ती थी, है ना। परोपकारी कार्य में काम करते थे, बहुत सारा दान, आपके लंगर और आपका भंडारा, प्लस फेमाइन में, अकाल टाइम में, ठीक है, मंदिर में राहत का कार्य चलाया जाता था। इनफैक्ट बहुत सारी मंदिर की जो टैंक्स होते थे, तो टंका, उससे जो आजू बाजू के जो आपके एग्रीकल्चर जमीन है, लैंड है, उसको पानी दिया जाता था, है ना। तो ये सब भी आप कर सकते हो। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रोल भी इनका देखा गया है ना। काफी बार मंदिर में, ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तरह, ठीक है, विवाद निर्माण की तरह, ठीक है, मंदिर में जाया जा सकता था कि चलो मंदिर में डिस्प्यूट रिजोल्व करेंगे, है ना। मंदिर की बहुत सारी समितियां बनती थी, है ना? ठीक, तो ये सब चीजें आप बताओ। सिंचाई के लिए मंदिर का जो मैंने बताया, टैंक और ये सब पानी यूज किया जाता था, है ना। ये सब बताओ। फिर रॉयल जो आपके राज्य सत्ता है, ये इनको पेट्रेनेज देते थे, ये इनको ग्रांट करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस तो रहेगा ना, है ना। और बहुत सारे मंदिर निर्माण किए गए हैं, ठीक है। तो अपने इन मंदिर निर्माण के थ्रू वो दिखाना चाहते थे कि भाई देखो हम कितने ज्यादा धार्मिक हैं, है ना। तो इससे उनकी क्या होती थी, धार्मिक वैधता, ठीक है, इसका प्रदान करते थे, है ना। तो राजधर्म, ठीक है, जैसे जोड़ा जाता था। ठीक, तो ये तब आप बता दो, मंदिर बनवाने को क्या देखा जाता था, राजधर्म देखा जाता था। ठीक है, प्लस मंदिर के थ्रू बहुत सारी क्या करा जाता था, अभिलेख संरक्षण यानी रिकॉर्ड कीपिंग की जाती थी, है ना, है ना। और लैंड ग्रांट्स हो गया या अनुदान, ठीक है, भू अनुदान हो गया, ठीक है, टैक्सेस यानी कर व्यवस्था, ठीक है। तो ये सब में क्या है, इसकी आप कह सकते हो इस सिस्टम की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते थे, है ना। मंदिर की दीवारों एवं यू कैन से जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, वहां पे इसके इस चीज के बारे में बताया गया है कि ये राजा थे, ये इतना टैक्स लगाते थे, है ना, ये इतनी लैंड ग्रांट दी गई है। तो ये सब चीजें पता चलती थी। तो दे आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बता सकते। ठीक, क्लियर है, बताइए यहां तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो आप ना, देखो कि हड़प्पा वास्तुकला यानी की प्रमुख विशेषताएं बताओ। अब देखो इसमें ना गेम यही है, ये लास्ट ईयर मेन सा क्वेश्चन है कि आप आर्किटेक्चर का सेलेंट फीचर बता दोगे, बट क्या हम खत्म कर देंगे, बताइए। सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा, हड़प्पन आर्किटेक्चर की फीचर पूछे गए, विशेषताएं बताइए, खत्म कर देंगे।
स्टेटेड, देखो क्वेश्चन तो है स्टेटेड, बट आंसर स्टेटेड नहीं है। इसका सेकंड माइक्रो क्वेश्चन भी बनेगा, और वो ये बनेगा क्या, कि सर इसने फ्यूचर जनरेशन यानी आज की जनरेशन को कैसे प्रभावित किया है, आज की आर्किटेक्चर प्लानिंग वो कैसे प्रभावित की है। और आपको पता है 2014 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, 2014, ठीक है, आप देखोगे आईवीसी, ठीक है, स्मार्ट सिटी, ठीक है, आपका यूपीएससी, ठीक है, मेंस क्वेश्चन 2014 का मुझे आज भी ध्यान है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेंस पे, ठीक है, जीएस 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंडस वैली, एक सेकेंड, इंडस वैली क्वेश्चन, ठीक है, इंडस वैली, ठीक है, यूपीएससी मेंस क्वेश्चन, ठीक है, हड़प्पा वाला, हड़प्पा क्वेश्चन, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, 2014 में ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, ये देखो। टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। देखा, इस बार से भी ये पूछा था इंडस वैली के, क्या बताओ, इंडस वैली की आर्किटेक्चर की विशेषता बताओ, बट नहीं सर, आपको ये भी बताना है कि इसने प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। तो यूपीएससी के क्वेश्चन में खुद हिंट होता है। सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि वैदिक सोसाइटी की फीचर्स बताओ, और आज भी क्या वो सोसाइटी में फीचर दिखाई देते हैं या नहीं। अगर नहीं पूछा जाता तो भी लिखना था लास्ट में 2 से 3 लाइन, क्वेश्चन ये था, है ना। ठीक है, बाकी तो सीधा सवाल है यार, इसमें मैं क्या बताऊं। पर प्रमुख विशेषता ये रही आपकी, और क्या है, आधुनिक भारत पे हड़प्पा वास्तुकला का प्रभाव ये रहा, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। खत्म, आए ना। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको, अब इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सवाल है, इसमें तो मैं क्या दूंगा, सीधे पढ़ना है, आए ना। ये अब देखो ये वाला क्वेश्चन, पाल पीरियड में, देखो फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, पाल का पहले भी आ चुका है, पाल का फिर आ गया है। भारतीय बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म यानी बुद्धिज्म के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है, था, स्पष्ट कीजिए। तो यस, ये बात सत्य है, बट नो सर, क्या सिर्फ पाल पीरियड था, क्या सिर्फ पाल पीरियड था, मौर्य ने कुछ नहीं करा, मौर्य बेकार है, हाँ ना, यानी और भी तो होंगे, है ना। यानी सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या बनेगा, कि सिर्फ पाल पीरियड ही नहीं, बौद्ध धर्म के इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण चरण भी हैं, जैसे कि मौल कार्य, जैसे कि कुषाण का काल, जैसे कि गुप्त काल, है ना, इनको भूल गए। तो यानी अदर भी लिखना पड़ेगा, अदर भी लिखना पड़ेगा। बताइए, क्लियर हुआ, ऐसे करना। ठीक है, अभी सब नहीं आता होगा, तुम नहीं लिख पाओगे भाई, फिर तभी तो हिंदी मीडियम सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब तुम अब देखो, तोड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन, यू पॉइंट निकलेंगे तुम्हारे, अच्छी पढ़ाई करो, टेंशन क्यों ले रहा हूं मैं तुम। ठीक है, चलिए तो काम करते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं, एक क्वेश्चन बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अब होगी परसों क्लास, कल मैं नई सेट ऑफ फिर से क्वेश्चन फेंकूंगा आपकी तरफ, ग्रुप में मिल जाएंगे, और परसों फिर से मिलते हैं 8:30 बजे, फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा कि आप सबको, कोई किसी का कोई फीडबैक भी देना हो, अगर यहाँ नहीं देना है तो टेलीग्राम आईडी सबके पास है, सुमित इज देयर, आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, किसी को बहुत दिक्कत है, ठीक है, तो वो है सर वर्ड लिमिट लिख दिया करो क्वेश्चन पे, तुम 15 नंबर का मान के चला करो, पहले ज्यादा लिखो, कम लिख लेंगे, पहले ज्यादा, ठीक, यानी 250, ठीक, 3 पेज 250,
वर्ड लिमिट कुछ नहीं है, 3 पेज लिखने, ठीक है। ठीक, और किसी का भी कोई फीडबैक है तो मुझे ठीक यहाँ भी दे सकता है। और एक ही दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो जस्ट स्प्रेड द वर्ड, थोड़ा सा बताइए। अब बताने का क्या है, सिर्फ ये वीडियोस को अगर आप हर कोई देखो टेलीग्राम ग्रुप में है ना, तो वहीं शेयर मार दो, है ना, आए, है ना। मैं चाहता हूं देखो आए अच्छे बच्चे आए, ठीक है। देखो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं जितना दम मैं हिंदी मीडियम में लगा रहा हूं ना, इंग्लिश मीडियम में नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम के मैं 20 बैच पढ़ा चुका हूं, 25वां बैच पढ़ा रहा हूं, तो अब मुझे आ गया। हिंदी मीडियम मेरे लिए भी ये पहला बैच है, पहले बैच में पूरा जोर लगा रहा हूं, समझे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था एक ही बार स्टार्ट करेंगे। अब जब स्टार्ट हो गया है तो ऐसा उड़ेगी फ्लाइट की, फिर ये नहीं हो कि फ्लाइट उड़ गई है फिर नीचे ले आओ, नहीं, फिर तो ऊपर ही जाएगी।